नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर, जो कि आपकी केवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन करते रहिए और साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलती। चलिए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 नागपुर, ऑप्शन नंबर 2 शिमला, ऑप्शन नंबर 3 है आपका चेन्नई, ऑप्शन नंबर 6 आपका कोलकाता। तो जल्दी से आप अपना सही जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे आपका? तब तक हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से किस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नीरी सबसे पहले आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि नीरी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीरी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अप्रैल 1958। 8 अप्रैल 1958 को इसकी स्थापना होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूछा जाए कि यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, CSIR। जी हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय CSIR के अंतर्गत आता है। नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। नीरी की कितनी प्रयोगशालाएं हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 प्रयोगशालाएं कहाँ पे हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में कार्यरत है। यहाँ देखिएगा, नीरी के मुंबई जोनल सेंटर को रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर कहा जाता है। नीरी के मुंबई जोनल सेंटर को रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाए नीरी के वर्तमान निदेशक कौन है, तो डॉक्टर अतुल नारायण वैद नीरी के वर्तमान निदेशक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये 30 नवंबर 2021 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट पूछा जाए CSIR की स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1942 को हुई थी। और पूछा जाए CSIR का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा आप। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नागपुर। नागपुर, और नागपुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है नागपुर। कहाँ है नागपुर? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन में आपको नागपुर की जगह महाराष्ट्र भी दे सकता है। क्या दे सकता है? नागपुर की जगह महाराष्ट्र भी दे सकता है। क्या दे सकता है? महाराष्ट्र। तो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत है। तो यहाँ पे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो पूछा जा सकता है नीरी की फुल फॉर्म क्या है, कि तो ये क्या होती है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 8 अप्रैल 1958 को, और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, नीरी नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में कार्यरत हैं। और नीरी की मुंबई जोनल सेंटर को रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप नीरी के वर्तमान निदेशक अगर पूछे जाएँ, तो डॉक्टर अतुल नारायण वैद हैं, जिन्होंने 30 नवंबर 2021 को कार्यभार संभाला था। CSIR की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए, तो CSIR को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं। CSIR की स्थापना पूछी जाए, तो ये कब होती है? आपका 26 सितंबर 1942 को होती है। नेक्स्ट, CSIR का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। और आपका राइट आंसर क्या था इस प्रश्न का? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ का, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के लिए। सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 5 जून, ऑप्शन नंबर 2 22 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 22 मई। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? जी बिल्कुल, सब जानते हैं इसको, यानी कि 5 जून कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। आगे अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस अगर पूछा जाए, विश्व जल दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य के घंटे हैं। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य के घंटे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में बनने वाला प्रश्न है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 40 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 42 घंटे, ऑप्शन नंबर 4 आपका 48 घंटे। तो जल्दी से आप अपना सही जवाब दीजिए। तब तक आरटी 2009 के महत्वपूर्ण जो है पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम और अधिकतम कार्य दिवस की अवधि यहाँ पे इन्होंने पूछी है, बताई है। तो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम और अधिकतम अगर पूछा जाए, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस की अवधि कितनी है, तो 200 होती है। और अधिकतम पूछा जाए तो 800 कार्य दिवस होती है। तो कितनी होती है, 200 से 800 कार्य दिवस होती है। नेक्स्ट आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम और अधिकतम कार्य दिवस कितने होते हैं, तो ये न्यूनतम 220 होते हैं और अधिकतम 1000 कार्य दिवस हो सकते हैं, यानी कि 220 से 1000 कार्य दिवस होते हैं। नेक्स्ट, आरटीई 2009 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया। आरटीई 2009 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। किसको छोड़ के, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे जो है भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य में मुफ्त शिक्षा, यानी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट आपका है, आरटीई 2009 के तहत 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होने वाला सवाल दे देगा। वहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 21A होगा। और अगर आपसे प्रश्न में वहाँ दे दें कि 6 से 18 वर्ष के बाद दिव्यांग बालकों के लिए, 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है किस में है, तो ये जो है 6 से 18 वर्ष का 21A के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आपका, राज्यसभा व लोकसभा में आरटीई 2009 कब पारित हुआ, तो यहाँ पे राज्यसभा में पूछा जाए तो 20 जुलाई 2009 को, और अगर लोकसभा में पूछा जाए तो 4 अगस्त 2009 को, और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 26 अगस्त 2009 को प्रदान की गई। क्या की गई, प्रदान की गई। तो चलिए, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 45 घंटे। कितने, 45 घंटे। तो आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य के घंटे कितने हैं, तो 45 घंटे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इसको फटाफट। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस, प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम और अधिकतम कार्य दिवस की अवधि कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, 200 से 800 होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जाता है तो 220 से 1000 होती है। आरटीई 2009 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010, तो 1 अप्रैल 2010 को जो है संपूर्ण भारत में ये आरटीई 2009 लागू कब, 1 अप्रैल 2010। एक अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में यह लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके।
किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2010 को RTE 2009 संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया। तो 4 अगस्त 2009 को RTE 2009 अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। और RTE 2009 के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। तो RTE 2009 में यदि पूछा जाए 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, सभी बच्चों के लिए। तो यह 21A के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा में RTE 2009। तो अगर आप यहाँ से आपसे पूछे कि राज्यसभा में जो है RTE 2009 कब पारित किया गया, तो ये 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में कब जो है पारित किया गया, तो यह 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। तो ये डेट आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली इसको, तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिली है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपकी परीक्षा के लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर 2 कानपुर, ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 4 है जापान ओसाका। तो जल्दी से बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जल्दी। और यहाँ पे बताइएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये भी आप बताइए। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कानपुर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे, तो ये अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जापान ओसाका को कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और पूर्व का मैनचेस्टर जापान के जापान ओसाका को कहा जाता है। चलिए, तो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर 2 ऐपोक आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका बिश्नोई आंदोलन। तो जल्दी से बताइए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। और कहाँ पर चिपको आंदोलन, अब कहाँ पे है? उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है ये। चलिए, अब यहाँ पे हम आपको महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा के अंतर्गत कि एपिको आंदोलन से संबंधित कौन है, तो यह है आपके पांडुरंग हेगड़े द्वारा 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिलों में शुरू किया गया था एपिको आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये क्या है, इससे संबंधित है मेधा पाटकर और 1985 में शुरू किया गया था और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए बिश्नोई आंदोलन, तो बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है अमृता देवी द्वारा 1730 में राजस्थान के खेड़ी और मारवाड़ में जो है यह आंदोलन
पेड़ों वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि एपिको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है, या किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये पांडुरंग हेगड़े द्वारा 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिलों में जो है इसे शुरू किया गया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है मेधा पाटकर। कौन है? मेधा पाटकर संबंधित हैं, और ये 1985 में शुरू हुआ। कहाँ पर? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। और बिश्नोई आंदोलन से अमृता देवी जो है संबंधित है, और ये इन्होंने 1730 में राजस्थान के खेजड़ी और मारवाड़ में इसको वृक्षों को बचाने के लिए प्रारंभ किया था। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा बनता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं? भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5 और ऑप्शन नंबर 3 कितने हैं? 11, ऑप्शन नंबर 4 आपका 10। तो जल्दी से सही जवाब दीजिए कि भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे आपका, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना आप यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 5, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 11, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 10। तो जल्दी से बताइए कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, जल्दी से। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं जहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनता है। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, तो यह है आपका ब्राज़ील। यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है या राज्य कौन सा है, तो यह केरल का संत घाटी है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भारत के अंतर्गत पाई जाती है। अगर पूछा जाए सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो यह ध्रुवों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों पर पाई जाती है। अगर पूछा जाए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मई को मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता ये कहाँ होती है, तो अमेजन के वर्षा वनों में होती है। कहाँ होती है? अमेजन के वर्षा वनों में होती है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम बता देते हैं। तो भारत में कितने चार जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र। ये आपके 4 जो है हॉटस्पॉट हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है हमेशा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको। भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट, 4। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड का क्षेत्र। अब आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश तो क्या है? ब्राज़ील है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो केरल शांत घाटी में पाई जाती है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि शांत घाटी कहाँ पे है, तो केरल में है। आगे आपका सबसे कम जैव विविधता कहाँ होती है, तो ये ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट पूछा जाए जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये अमेजन के वर्षा वनों में पाई जाती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थे सारे फैक्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक अच्छे चालक में क्या होना चाहिए? एक अच्छे चालक में क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिरोधकता न्यून होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर 3 है वो प्रतिरोधकता शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है आपका प्रतिरोधकता अपरिमित होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, पर जल्दी से बताइए क्या होगा आपका। एक चालक के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक चालक की जो प्रतिरोधकता है वो कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर होगा। तो एक चालक के जो गुण होते हैं, अच्छे चालक में निम्नलिखित गुण होते हैं, देख लीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, विद्युतीय गुण, यांत्रिक गुण और आर्थिक कारक। तो यहाँ पे देखिए,
पहला पॉइंट है यहाँ पे कि चालकता अच्छी होनी चाहिए, चालकता अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ताप के रूप में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा कम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रतिरोधकता कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वोल्टेज पात और हानि को कम करने के लिए देखिए ये आपसे पूछा गया है प्रश्न के अंतर्गत ये पॉइंट दिया गया, प्रतियोगिता कम होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर था वहाँ पे। तापमान के साथ प्रतिरोध में वृद्धि कम होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा यांत्रिक गुण के बारे में पूछा जाए तो नमनीयता, पतले तारों में खींचे जाने का गुण। सोल्डनीयता, जोड़ में न्यूनतम संपर्क प्रतिरोध होना चाहिए। नेक्स्ट आपका संक्षारण प्रतिरोधी, बाह्य वातावरण में उपयोग किए जाने पर इसमें जंग नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट आपका तनाव और विकृति का प्रतिरोधी होना चाहिए, तनाव और विकृति का प्रतिरोधी होना चाहिए। आर्थिक कार्य क्या है इसमें, अल्प लागत, आसान उपलब्धता और निर्माण में आसान। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमने आपको सारे ही फैक्ट एक चालक के बारे में बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, BIOS का पूर्ण रूप क्या है। BIOS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर 1 मूल निवेश आउटपुट प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 2 बेसिक इन आउटपुट प्रणाली है, सिस्टम है। या नेक्स्ट है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है या बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन है। तो जल्दी से बताइए BIOS का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है आपसे, तो जल्दी से बताइए क्या होगा BIOS का पूर्ण रूप। तो BIOS को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की फुल फॉर्म होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा यहाँ पे, ध्वनि की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर 2 तरंग संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 डेसिबल है। ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर -1 है। तो जल्दी से बताइए ध्वनि की इकाई क्या है, जल्दी से बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तब तक हम आपको बता देते हैं कि मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक होती है और हर्ट्ज की आवृत्ति SI इकाई है। और हर्ट्ज की इकाई क्या है, SI इकाई। हर्ट्ज की SI इकाई क्या है, हर्ट्ज किसकी है, आवृत्ति की SI इकाई है। किसकी है, आवृत्ति की SI इकाई कौन है, हर्ट्ज है। हर्ट्ज आवृत्ति की SI इकाई है। क्या है, मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है, तो ये डेसिबल है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत में अनुमन्य शोर स्तर यानी कि क्षेत्र दिन में स्वीकार्य शोर स्तर के मानक डेसिबल में और रात में स्वीकार्य शोर स्तर के मानक डेसिबल में। देखिए किस तरह से कितना शोर स्तर जो है आपको मानक माना गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है परीक्षा के अंतर्गत आपसे। चलिए बता देते हैं आपसे। अगर पूछा जाए औद्योगिक क्षेत्र में दिन में स्वीकार्य जो है शोर का डेसिबल 75 होना चाहिए और रात में 70 होना चाहिए। नेक्स्ट वाणिज्यिक क्षेत्र का अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 65 होना चाहिए दिन में शोर और रात में होना चाहिए 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में पूछा जाए तो 55 डेसिबल और रात में पूछा जाए तो 45 डेसिबल। साइलेंट क्षेत्र में 50 डेसिबल है दिन में और रात में कितना है, 40 डेसिबल। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार यहीं पे मिलान करने के लिए दे देता है आपको, दे देता है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, कैंडिला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की इकाई है। कैंडिला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की SI इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 लंबाई की, ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान की, ऑप्शन नंबर 3 ल्यूमिनस तीव्रता की और ऑप्शन नंबर 4 है तापमान की। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ल्यूमिनस तीव्रता की SI इकाई है ये कैंडिला। यहाँ पे आप देखिए ओम विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई है। ओम किसकी है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई है। वोल्ट पूछा जाए आपसे तो विद्युत विभव की SI इकाई है। और सीमेंस पूछा जाए आपसे तो विद्युत चालन की SI इकाई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित कर देता है उसे कहा जाता है। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके उन्हें संक्रमित कर देता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है संक्रमित करता है, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 वायरस, ऑप्शन नंबर 2 एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर 3 वेब पेज, ऑप्शन नंबर 4 नोटपैड। तो सभी को पता होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, वायरस। कौन करता है? वायरस। तो ये क्या कर देता है? एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित कर देता है उसे कहा जाता है वायरस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए चर्चा कर लेते हैं इन पॉइंट के बारे में। देखिए अब वायरस क्या होता है। तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित कर देता है जिससे इनकी एक संभावित रूप से विकसित प्रतिलिपि शामिल हो सके। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के बारे में ये पॉइंट है कुछ आपके लिए। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम मात्र है जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ अवांछित चीज़ें करता है। उदाहरण के लिए आप पीसी पर काम कर रहे हैं और आपको बार बार परेशान करने वाला संदेश प्राप्त हो रहा है। क्या आप पीसी पे काम कर रहे हैं और आपको बार बार परेशान करने वाला कोई मैसेज प्राप्त होता है, तो ये एक वायरस का काम होता है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर वायरस को वायरस कहा जाता है क्योंकि वे जैविक वायरस के कुछ लक्षण साझा करते हैं। नेक्स्ट आपका एक कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, जैसे जैविक वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। सामान्य प्रकार के वायरस फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म इत्यादि होते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रकार पूछा जा सकता है वायरस कितने प्रकार किस प्रकार का होता है, यह प्रकार पूछा जा सकता है। तो सामान्य प्रकार के वायरस फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म इत्यादि ये वायरस होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं एंटीवायरस क्या होता है। देखिए एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वायरस को रोकने, पहचानने और निकालने के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस प्रोग्राम वायरस फाइलों के लिए कंप्यूटर प्रणाली को स्कैन करता है और फिर उस प्रणाली का उपयोग उन फाइलों से निपटने की अनुमति देता है। यानी कि एंटीवायरस प्रोग्राम वायरस फाइलों के लिए कंप्यूटर प्रणाली को स्कैन करता है और फिर उस प्रणाली उपयोगकर्ता को उन फाइलों से निपटने की अनुमति देता है। नेक्स्ट आपका विभिन्न एंटीवायरस टूल नॉर्टन, कैस्परस्की, मैकफी, वेस्ट, अवीरा, ये एंटीवायरस के प्रकार हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए वेब पृष्ठ क्या होता है। वेब पृष्ठ के प्रत्येक व्यक्तिगत पृष्ठ को एक वेब पेज कहा जाता है। एक वेब पेज सामान्य तौर पर HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया दस्तावेज होता है जो इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त होता है और एक URL एड्रेस दर्ज करके एक वेब तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि एक URL एड्रेस जो है दर्ज करके एक वेब पर पहुंचा जा सकता है और इनमें जो है अन्य वेब पेजों और फाइलों के लिए टेक्स्ट ग्राफिक्स हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। आगे आपका नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक साधारण टेक्स्ट संपादक होता है और एक मूल टेक्स्ट संपादन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने में सक्षम बनाता है। तो ये क्या होता है? नोटपैड होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या होता है जब एक गेंद को भूमध्य रेखा से पृथ्वी के ध्रुव पर ले जाया जाता है? क्या होता है जब एक गेंद को भूमध्य रेखा से पृथ्वी के ध्रुव पर ले जाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसका द्रव्यमान और भार दोनों बढ़ जाते हैं, इसका वजन बढ़ जाता है, इसका वजन घट जाता है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका वजन घट जाता है। क्यों? अब देख लीजिएगा। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर लाया जाता है तो इसका वजन बढ़ जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ता है और त्वरण बढ़ने के कारण क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में अधिक है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा में कैसी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। इस प्रकार किसी वस्तु का वजन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर कम हो जाता है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि किसी वस्तु का वजन अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा तो कम हो जाएगा और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। क्या होता है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है
और ध्रुवों का गुरुत्वाकर्षण का त्वरण 980.665 यानी कि 980.665 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि भूमध्य रेखा पर यह केंद्र प्रसारक बल के कारण 3.39 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कम है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक अवसरों के समीकरण में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण अवरोध है। शैक्षिक अवसरों के समीकरण में से निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अवरोध है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थी की आर्थिक अवस्थाओं में अंतर। ऑप्शन नंबर 2 है लैंगिक असमानताएं। ऑप्शन नंबर 3 है समान स्कूल प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। तो आपका बताइए, ऑप्शन नंबर 1 ए और डी सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी सही होगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपका ए बी सी और डी सभी सही होंगे। तो जल्दी बताइए, शैक्षिक अवसरों में, इसने पूछा है यहाँ शैक्षिक अवसरों में, शैक्षिक अवसरों के समीकरण में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण अवरोध हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है शिक्षार्थी की आर्थिक अवस्थाओं में अंतर, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा लैंगिक असमानताएं, ये भी ठीक है। तीसरा समान स्कूल प्रणाली, ये नहीं होगा, समान स्कूल प्रणाली नहीं है इसके अंतर्गत समान प्रणाली नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपका शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। तो शैक्षिक अवसरों के समीकरण के लिए महत्वपूर्ण अवरोध के लिए पूछा गया है इसमें। तो समान शिक्षण प्रणाली तो होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ए बी और डी, यानी कि शिक्षार्थी की आर्थिक अवस्थाओं में अंतर, लैंगिक असमानताएं और शिक्षण संस्थाओं के मानकों में अंतर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पे ए बी एंड डी, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए शैक्षिक बाधाओं से संबंधित कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। देखिए यहाँ पे शैक्षिक बाधाएं क्या हैं। शिक्षण संस्थानों के मानक में अंतर, देखिए ये आपको दिया गया था। घर के माहौल में अंतर, शिक्षार्थियों की आर्थिक स्थिति में अंतर, ये भी आपको दिया गया था। और उच्च और निम्न वर्ग के बीच असमानता। और नेक्स्ट आपका शिक्षा में लैंगिक असमानताओं की जाति, धर्म और लिंग जैसे विभिन्न वितरणों के माध्यम से देखा जा सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये शैक्षिक बाधाएं होती हैं, इसको आप ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द प्रवत का पर्याय नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द प्रवत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है भूधर, ऑप्शन नंबर 2 है नग, ऑप्शन नंबर 3 है नभ, ऑप्शन नंबर 4 है शैल। तो जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा प्रवत का पर्यायवाची नहीं है। तो की बात करें भूधर की, तो भूधर इसका पर्यायवाची होता है पर्वत का। बात करें नग, तो नग भी इसका पर्यायवाची होता है। और बात करें नभ, तो नभ इसका पर्यायवाची नहीं है। क्या नभ इसका पर्यायवाची नहीं है। शैल की बात करें तो शैल भी इसका पर्यायवाची होता है। तो ये क्या है, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। तो अब इसमें से हमें क्या पूछा गया हमसे कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नभ। अब नभ किसका होता है, नभ होता है आकाश का। किसका होता है, आकाश का। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसमें राइट आंसर होगा नभ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर 2 है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर 3 उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर 4 अज्वल। तो जल्दी से बताइए सही वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जी बिल्कुल उज्ज्वल। आपने तो प्रश्न देखते तुरंत जवाब दे दिया, यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। उज्ज्वल राइट आंसर होगा आपका, उज्ज्वल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन 1 नेपाली, ऑप्शन नंबर 2 भोजपुरी, ऑप्शन नंबर 3 अवधी, ऑप्शन नंबर 4 जापानी। तो जल्दी से बताइए निम्न में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखिए बहुत ही इजी सवाल है, देखिए नेपाली आप जानते हो नेपाली है, भोजपुरी
ये भी है, आप जानते हो। नेक्स्ट आपका अवधि, और ये भी है अवधि। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जापानी, तो जापानी नहीं है, जापानी जापान की लैंग्वेज है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 लिपि कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 भाषा शास्त्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बोली कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 वर्णमाला कहते हैं। तो जल्दी से बताइए। देखिए वर्णमाला यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है, तो ये तो होगा नहीं। बोली किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली, यानी कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बहुत सी बोली होती है, अलग अलग क्षेत्र की बोली होती है, तो ये भी नहीं होगा। भाषा शास्त्र, भाषा शास्त्र क्या है? कोई भाषा, किसी भाषा का ज्ञान, भाषा ज्ञान, तो ये क्या होता है? भाषा होती तो है क्या? भाषा का शास्त्र होता है, भाषा शास्त्र के अंतर्गत किसी भाषा का जो है अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ क्या है? लिपि। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, लिपि आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? लिपि। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी उपभाषाओं को डैश वर्गों में विभाजित किया गया है? हिंदी उपभाषाओं को डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी उपभाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 3। तो जल्दी से बताइए कितने में, तो बता देते हैं आपको। और हिंदी को ऑप्शन नंबर बी 5, हिंदी को कितने 5 उपभाषाओं में जो है विभक्त किया गया है। कितनी? 5 उपभाषाओं में, 5 उपभाषाओं में इसको विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं वो? पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी पहाड़ी हिंदी, और चौथी है बिहारी हिंदी, और पांचवी है राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी उपभाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 5 में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और बिहारी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो ब्राह्मी लिपि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त लिपि, ऑप्शन नंबर 3 रोमन लिपि, ऑप्शन नंबर 4 खरोष्टी लिपि। तो जल्दी से बताइए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? जल्दी से बताइए। तो ये हुई है आपकी ब्राह्मी लिपि से। किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सभी को पता है इसका मतलब, तो इसका सही आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जो है ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर आपसे पूछा जाए सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी ने ये पुस्तकें लिखी हैं। महात्मा गांधी पूछा जा सकता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। हिंद स्वराज पूछा जाए तो हिंद स्वराज किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? तो ये लाला लाजपत राय ने लिखी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो ये किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए पुस्तकें। तो हमने आपको बताया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। महात्मा गांधी पूछा जाए तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। लाला लाजपत राय पूछा जाता है आपसे तो अनहैप्पी इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ने कौन सी लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है, निर्देश क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करके श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ प्रश्न दिया गया है कि निर्देश क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करके श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, इस तरह के प्रश्नों में एक सीक्वेंस दिया रहता है जिसको आपको समझना है। अगर आप वो सीक्वेंस समझ जाते हैं तो आप आसानी से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोड़ गुना भाग
कुछ भी करके आपको जो है मतलब एक सीक्वेंस में देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पे एक प्रकार का सीक्वेंस दिया रहता है जो आपको समझना है। देखिए देख लेते हैं। 4 4 दूनी 8, अगर हम यहाँ पे करते हैं 4 दूनी 8 प्लस 2 10, और अगर हम ये करते हैं 10 दूनी 20 प्लस 2 22, तो ये नहीं, 22 ऑप्शन कहीं पे नहीं, यानी कि ये सीक्वेंस नहीं होगा, यानी कि ये सीक्वेंस नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम जो है, चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सीक्वेंस में क्या हो सकता है। देखिए 4 इंटू 3 माइनस 2, 4 तिया 12 माइनस 2 बराबर 10। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 10 इंटू 3 माइनस 2 बराबर 10 तिया 30, और 30 में 2 गया तो 28। इसी तरह देख लेते हैं, अगर यहाँ 28 आया है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही आना चाहिए। तो यहाँ हम कर लेते हैं 28 इंटू 3 माइनस 2, तो 28 और 3 ये कितने होते हैं, 28 3 जो होते हैं 84 माइनस 2, तो ये बराबर 82 बचता है, 82, और यहाँ पे 82 दिया गया है। तो यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, यानी कि 28 यहाँ पर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 28 यहाँ पे आएगा, तो यानी कि ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न दिया है, चिन्ह को एक विकल्प में बदलिए। चिन्ह को एक विकल्प से बदलिए जो पहले युग में लागू समान तर्क का अनुसरण करता हो। जो पहले युग में लागू समान तर्क का अनुसरण करता हो, ये प्रश्न आपको दिया गया है और ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है। तो देखिए पहले से पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए बी और वाई दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है सी और जेड। बी और वाई, सी और जेड दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रहा है, तो बी के बाद वाई दिया गया है यानी कि +1, और y के बाद z दिया गया यानी कि +1। तो अब यहाँ आ जाइए, क्या दिया गया है हमको, l दिया गया है और q दिया गया है, l और q दिया गया है, और ये समानुपात पूछा गया है। तो यहाँ क्या था, b के बाद c बन रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, l के बाद क्या बनेगा, m बनेगा यानी कि +1, और q के बाद क्या बनेगा, +1 यानी कि r। तो mr क्या बना, mr। तो देखिए यहाँ पे कहीं mr है, तो बिल्कुल है mr, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस आपको पेपर में देखना है और बहुत ही ईजी तरीके से आप कर जाएंगे। इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निर्देश क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करके श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो श्रृंखला दी गई है उस डिजिट को पूरा करना है आपको। ये आपको श्रृंखला यहाँ पे दी गई है, और इसमें जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको जो डिजिट आएगी वो बतानी है। तो देखिए इसको भी आप कई प्रकार से कर सकते हैं प्रश्न को, बस आपको सीक्वेंस समझना है एक बार। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, जैसे देखिए डिजिट दी गई है, यहाँ पे दी गई है 3 7 15 क्वेश्चन मार्क 63 और 127। ये यहाँ पर डिजिट दी गई है, यहाँ पे ये डिजिट दी गई है 63। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं 3 + 2 + 1 बराबर कितना होता है, 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखिए यहाँ 7 दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं 7 + 2 + 1, तो कितना, 7 दूनी 14 और 1 15। देखिए यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पे इसको करें 15 × 2 + 1, तो 15 दूनी 30 और 1 31। तो यहाँ पे क्या आएगा, 31 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से देखिए, यहाँ पे 3 + 3 + 1 बराबर कितना, 7। अब 7 + 3, यहाँ पे दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 7 + 7, 7 + 7 + 1 बराबर 7 दूनी 14 और 1 15। और ऐसे ही यहाँ पे आप कर सकते हैं 15 + 15 + 1, तो 15 दूनी 30 और 1 31। तो देखिए इस तरह से आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 31। तो यहाँ पे क्या आएगा, 31 आएगा। तो यही आपका सही उत्तर था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ आपको बताना है, यहाँ आपको ऑप्शन में ये दिए गए हैं, और ऑप्शन आपका कुत्ता, शीप, भैंस और भेड़िया आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, पनीर,
पनीर, पनीर को किससे संबंधित किया है इसने, पनीर को किससे रिलेट किया है, तो ये गाय से। तो पनीर किससे मिलता है, दूध से, यानी कि गाय के दूध से मिलता है। और यहाँ पे बोल रहा है स्वेटर, तो स्वेटर, स्वेटर यानी कि ऊन, स्वेटर कह रहा है ये स्वेटर। तो स्वेटर किससे बनता है, ऊन से। और ऊन किनसे मिलती है, कुत्ते से नहीं मिलती। ऊन किससे मिलती है, कुत्ते से मिलती है, नहीं मिलती है। सीप से मिलती है, नहीं मिलती है। किससे मिलती है, भैंस से मिलती है, नहीं मिलती है। किससे मिलती है, भेड़ से मिलती है। तो यहाँ क्या पाया जाएगा, भेड़। तो राइट आंसर आपका खोर। इस तरह से आपको मिलान करना है, बहुत ही ईजी आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में फोन को SKROH लिखा जाता है, उस वर्ड को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए फ़ोन दिया गया है हमें, यहाँ से ये इन ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो देखिए फ़ोन दिया गया है PHONE फ़ोन, और इसको लिखा जाता है SKRQH लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रहा है, तो P के बाद में देखिए PQRS यानी कि 3 का सीक्वेंस बना, +3, और H के बाद HIJK यानी कि यहाँ भी 3 का बन रहा है। तो यानी कि 3 का सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है। देखिए 3 का सीक्वेंस देख लीजिएगा, OPQR NOPQ EFGH, देखिए सीक्वेंस 3 का बन रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कॉल्स को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कॉल्स को कैसे लिखा जाएगा, अब हम देख लेते हैं कॉल्स। यहाँ इन्होंने क्या दिया है, कॉल्स दिया है CALLS। तो अब हम यहाँ +3 सीक्वेंस में रख के इसको देखते हैं और हमें पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। तो देखिए C के बाद में तो CDEF, तो यहाँ पे F, इसके बाद में हमारा ABCD, तो यहाँ D आएगा। इसके बाद में LMNO आएगा, फिर LMNO आएगा, उसके बाद में STUV आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन किसी ऑप्शन में मिल रहा है, पहले में, दूसरे, जी हाँ बिल्कुल दूसरे में। तो सेकंड नंबर हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो ये हमारा राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग से निर्मित नहीं किया जा सकता। यानी कि इन्होंने हमें दिया है यहाँ पे रेस्पिरेशन दिया गया है, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बन सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में देखिए पाइराइट के लिए बोल रहा है, तो PIRIT ये है, इसमें ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका SIIN ये भी बन जाएगा, और POSTER ये भी बन जाएगा, और RIDER राइडर, RI है यहाँ पे, RI है, D यहाँ नहीं है। देखिए रेस्पिरेशन के अंदर D अक्षर नहीं है, तो राइडर आपका जो है नहीं बनेगा, राइडर नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे आपका जो ये शब्द दिया गया है, मतलब ये जो आपको एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को देख करके नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द, मतलब कौन सा जो है शब्द इसमें से नहीं बन सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा राइडर, क्योंकि राइडर में D नहीं है, इसमें रेस्पिरेशन के अंदर D नहीं है, तो राइडर द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पे राइडर आपका नहीं बन सकता। तो बहुत ही इजी तरीके से आता है, इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर बनेगा। तो आपको कोई भी यहाँ पे एक वर्ड दे दिया जाएगा, और उसमें से आपको छांटने के लिए दिया जाएगा कि इससे कौन सा शब्द निर्मित हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह का प्रश्न आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन था राइडर, राइट ऑप्शन था। तो चलिए समापन करते हैं आज की क्लास का यहीं पर, और मिलते हैं जल्दी से आपसे अगली क्लास में। तो बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी क्लास। बिल्कुल, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपकी परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, जिससे आपको अपनी परीक्षा में प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी और सुविधा होगी, जिससे आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न को सही तरह से हल कर पाएंगे और अपनी परीक्षा में निश्चित तौर पर सफल हो पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, और जल्द ही मिलते हैं आपसे ऐसी ही अच्छी क्लास के साथ। तब तक आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी आज की, और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।